है बस, जितना भी होगा आज ही होगा। 1 घंटे की क्लास है या 3-4 घंटे की सर? जब तक कंटेंट कवर हो जाता है। मैक्स टाइम हमारा 2 घंटे है, फिर 2 घंटे में जितना हुआ ठीक सर। वी विल ट्राई के जो है मैक्सिमम चीज़ें हो जाएं। ठीक सर। ले क्लास इधर सर्टिफिकेट दे इधर, ये उसकी है, पाइथन का कुछ सिखा रहे हैं बेसिक। और सर ये इसमें आप हमें पाइथन सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? भाई थोड़ा सब्र कर लो, सब आ जाए। ठीक सर। अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा जिसका भी ऑन है, अमीर हमजा।
ओके सो भाई टाइम स्टार्ट हो गया हमारे सेशन का, तो स्टार्ट करें या थोड़ा वेट कर लें? आ गए शायद। अभी काइंडली थोड़ा सा वेट कर लें, मेरे ख्याल से आ रहे हैं लड़के। चलें हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, तो और 5 मिनट में जितने भी ज्वाइन करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ तो भाई स्टार्ट करें, अब जो आ जाएंगे तब तक हम कुछ चीज़ें शुरू की कर लेंगे। तो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी। मैंने अभी जुपिटर नोटबुक ओपन किया हुआ है। जिसके पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है वो अपने सिस्टम पे ओपन कर लें। अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं है और कोई मसला है तो वी कैन यूज़ गूगल कोलैब। तो आप गूगल पे लिखें जाके गूगल कोलैब, तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक आ जाएगी, वेलकम टू कोलैबोरेटरी। ये बेसिकली ऑनलाइन वर्जन है जुपिटर नोटबुक का। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं जो कि आपके नोटबुक में अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट स्क्रीन आपके पास ये आ रही होगी। अगर ये नहीं आ रही, आपके पास ये वाली स्क्रीन फर्स्ट आ रही है, तो यू कैन क्लिक ऑन फाइल एंड न्यू नोटबुक। ओके, तो जब न्यू नोटबुक करेंगे तो आपका एक जुपिटर नोटबुक के टाइप की फ़ाइल खुल जाएगी। इन केस आपके पास जुपिटर नोटबुक है तो सिंपली आप किसी भी फोल्डर में जाएं, ठीक है, और वहाँ जाके आप न्यू पे क्लिक करें एंड देन पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम वही इन्वायरमेंट खुल जाएगा जो आपके पास कोलैब में आएगा।
तो you can use either, you can use notebook or you can use Colab. टूल पे वो मसला नहीं है। अच्छा, जो आपका Colab है तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक दो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे ग्रुप में। क्लियर है सुभान भाई, क्लियर है। हाँ, तो मैं अभी थोड़ी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मली 4:15 पे। तो आप तब तक जिनके पास अभी जो आ गए मीटिंग में वो ये एनवायरनमेंट अपना सेट कर लें। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं मीटिंग आईडी सेंड करूँ दोबारा ग्रुप में। हमारे पास रिस्पॉन्सेज तो 320 थे, लेकिन पार्टिसिपेंट्स अभी तक 80 हैं। ऐसा क्यों है भाई, कहाँ गए लोग? uh, 335 पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल हमारे पास। वकास अहमद ने हैंड रेज किया है, क्या कहना चाहते हैं भाई, बोलें। आप अपने दोस्तों को मैसेज करें, अगर आप जानते हैं कि उन्हें आना था और वो नहीं आए तो उन्हें बुलाएं, बोलें आ जाएं भाई, सेशन ओपन हो गया है, ताकि हम स्टार्ट करें। मैं एक बात आपको क्लियर कर लूं कि हम जो पर्क्स या गिफ्ट्स देंगे आफ्टर सेशन, वो लोग एलिजिबल होंगे जो कंप्लीट सेशन अटेंड करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जो सेशन बाई बीच में छोड़ जाएंगे या जो भी, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये टाइम आपका जो है वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर हो रहा है। क्योंकि जो पर्क्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमें उन्होंने प्रोविज़न दिया हुआ है कि वो खुद चेक करें इन चीज़ों को। तो जो लोग सेशन पूरा अटेंड करेंगे और लास्ट में एक फ़ीडबैक फॉर्म होगा वो फिल करेंगे, उसके बेसिस पे फिर हम उन्हें जो है पर्क्स प्रोवाइड करेंगे। और जो पर्क्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली यू विल लव इट। जो आईटी के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वो कोई और भी यूज़ कर सकता है जो आईटी से बिलोंग नहीं करता, नो इशू। सेम गोज़ फॉर सर्टिफिकेट, कि जो लोग कंप्लीट अटेंड करेंगे उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। मुनीर सोमरो, आप कुछ कहना चाहते हैं?
पैक्स का मैं आपको कुछ आइडिया दे दूं। जो हम सोच रहे हैं कि वी में प्रोवाइड लिंक्डइन प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन है वो प्रोवाइड करें, तो जो लोग जॉब्स फाइंड कर रहे हैं या ग्रेजुएटेड हैं उनके लिए वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सर इसमें अटेंडेंस का तो कोई इशू नहीं होगा ना, हम ज्वाइन है तो हमारी अटेंडेंस लग गई ना। जी अटेंडेंस जो है वो तो आपकी मॉनिटर होगी खुद ब खुद। आप जितना देर सेशन में रहेंगे उतना आपका टाइम नोट होगा हर बंदे का। ठीक सर। सेशन कितने घंटे तक चलेगा? 6 बजे तक है सेशन टोटल। अगर पहले चीज़ें वाइंड अप हो गई तो पहले ख़त्म कर देंगे। वैसे तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हम ये रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड करेंगे किसी चैनल पे, और देन आपको लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी को ड्यूरिंग सेशन समझ नहीं आती चीज़ें तो वो बाद में भी देख सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। थैंक यू सर। मैं अपने चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो है ना ये सेशन रिकॉर्डेड। इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जैसे यूट्यूबर्स कहते हैं वैसे। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ये मेरा पहला सेशन है एज ए टेक्निकल, तो होपफुली आगे भी करेंगे तो इस चैनल पे अपलोड करता जाऊँगा। एनीवेज अभी स्टार्ट करें। 4:15 हो गए हैं ऑलमोस्ट। यस सर। जी तो हम दोबारा बता देते हैं जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की, कि आइदर यू कैन यूज़ दिस जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे जाके आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इन पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई फाइल खुल जाएगी ऐसे। सिमिलरली फॉर गूगल कोलैब, जब आप गूगल कोलैब पे आएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस होगा। फाइल में जाएंगे और न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास नई फाइल एक न्यू टैब में खुल जाएगी। तो मेरे पास ये खुली हुई है तो मैं दूसरी नहीं खोल रहा, ठीक है, तो आप इसे कर लें। तो अभी हम दोनों का इंटरफेस सेम है तकरीबन। अगर आप जुपिटर देखें और गूगल कोलैब देखें, गूगल कोलैब का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज़ पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं, तो आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती अपने सिस्टम पे। पर जुपिटर नोटबुक में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको सारी लाइब्रेरीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये आपके लोकल सिस्टम का पाइथन है वो यूज़ करता है। जो गूगल कोलैब है वो पाइथन यूज़ करता है गूगल के सर्वर्स पे, जो ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं। कोई अगर एडवांस चीज़ है तो वो यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ती है यहाँ भी, जैसे कि टेंसर फ्लो वगैरह हो गया। ये जो आम चीज़ें हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं इन मशीन लर्निंग एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं। अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पांडास के। पांडास क्या है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। सो बेसिकली मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना सबको? जी जी। यस सर। तो जो हम पांडास लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करने का वे ये है कि हम इंपोर्ट का कीवर्ड लिखते हैं एंड देन लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं और उसका एक निकनेम देते हैं। फॉर सपोज जो नॉर्मल कन्वेंशन है वो ये होता है कि इंपोर्ट पांडास एसपीडी। अच्छा, जो लोग नोटबुक यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी सिमिलर कमांड है। अच्छा, नोटबुक की जो अच्छी बात यह है कि आप जो फाइल्स अपनी जो हमने डेटा सेट वगैरह जो मैंने शेयर किया था वो आपका जो है लोकल सिस्टम पे होता है, तो आप उस डायरेक्टरी में जाते हैं। फॉर सपोज जो मैंने रखा हुआ है डेटा सेट वो रखा हुआ है इस फोल्डर के अंदर, ये डेटा का फोल्डर बनाया था मैंने, हाँ ये यहाँ पे मेरी जो है ना वो पड़ा हुआ है आपका सारा डेटा सेट जितने यूज़ करने हैं हमने। तो अगर मैं यहाँ पे जाके न्यू फाइल बनाऊँगा तो जो मेरी लोकल डायरेक्टरी होगी वो यही बन जाएगी। डाउनलोड्स के अंदर ये इसके अंदर एक नई फाइल बन गई।
तो इसको मैंने रीनेम करना है। फॉर सपोज मैं इसको टेस्ट दे रहा हूँ नाम, और इस पर मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट पांडास ASPD। इसको चलाने का वे ये है कि या तो आप यहाँ पे रन पे जाएंगे, ठीक है, इस सेल को चलाने का। अगर इस कोड को मैंने चलाना है, रन पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अगर स्टेरिक लगा हुआ है तो ये रन हो रहा है। जब यहाँ पे कुछ 1 2 3 आ गया तो ये इसका मतलब है कि बिना किसी एरर के रन हो गया। सिमिलरली ऑन नोटबुक अगर आपको रन करना है तो इसके साथ प्ले का बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल रन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये कनेक्ट करता है विद द रिमोट सर्वर, और उसके बाद ये आपका सेल जो है वो रन हो जाता है। नोटबुक का अगर फाइल आपको रीनेम करना है तो आप यहाँ पे जाके जस्ट जो है फाइल का नाम चेंज करेंगे, कुछ भी रख देना है आपने, तो आपकी एक्सटेंशन यही रहेगी .ipynb। नोटबुक की फ़ाइल की एक्सटेंशन भी यही होती है क्योंकि ये नोटबुक फ़ाइल है। एंड सिमिलरली कोलैब की जो वो है आपकी एक्सटेंशन ये सेम होती है। तो ये आपकी बन गई, ये सेल चल गया। इसका मतलब ये है कि ये इसका 1 सेकंड लगा चलने में। अगर आपने नया सेल ऐड करना है तो आप इस पर कोड पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक नया सेल ऐड हो जाएगा। नोटबुक पे भी ऐसे है, अगर आपके इसके नीचे एक नया सेल ऐड करना है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया सेल बन जाएगा। तो इसमें आप जो भी कोई नया कोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं डेटा सेट रीड करने पे। पांडास तो आ गया। पांडास आपको हेल्प करता है डेटा सेट वगैरह या फाइल्स जो हैं वो रीड करने के लिए हेल्प करता है। तो मैं एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ, ठीक है, उसको मैं नाम दे देता हूँ डेटा का, और इसमें मैंने जो है ना मैं फाइल रीड करता हूँ pd.read csv। अच्छा, रीड csv एक फंक्शन है जो कि पांडास लाइब्रेरी का पार्ट है। ये आपको हेल्प करता है जो csv फाइल्स हैं वो रीड करने में। तो हमारे पास जो csv फाइल्स अवेलेबल थी उसका मैं नाम देख लेता हूँ, क्या नाम था। तो हमारे पास बेसिक है, मार्क्स है, हम मार्क्स को रीड कर लेते हैं। लेट से marks.csv ये फाइल मैंने आपको दी हुई है जो डेटा सेट्स का पार्ट थी। किसी का माइक ओपन है, प्लीज़ वो बंद कर दे। सर ये फाइल कहाँ पर है, ग्रुप में शेयर की है आपने? जी, मैंने data.zip के नाम से एक फ़ाइल शेयर की थी, उसके अंदर सारे डेटा सेट्स हैं। वो मैं कहाँ वो पर ग्रुप दोबारा, में है? जी दोबारा भेज देता हूँ मैं ग्रुप में। जी सर, थैंक यू। वो गूगल कोलैब में कैसे चलेगी? उस पर आता हूँ मैं। ये मैंने डेटा आपको दे दी, ठीक है। तो ये डेटा है। अच्छा, यहाँ पे तो हमने रीड कर लिया। अब आते हैं गूगल कोलैब पे कि वहाँ पे कैसे रीड करेंगे। जो आपका गूगल कोलैब है वो आपकी गूगल ड्राइव से लिंक्ड होता है। तो आपने जो भी फाइल्स रखनी होंगी वो अपनी गूगल ड्राइव में रखनी होंगी। तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं वो आपको पहले लिखनी पड़ेंगी, मैं लिख लेता हूँ। तो इसके लिए कमांड होती है import google.colab नहीं सॉरी from google.colab import drive। ये कमांड बेसिकली आपकी ड्राइव को लेके आती है। फिर आप क्या करते हो, ड्राइव को माउंट करवाते हो, ड्राइव डॉट माउंट, और ये माउंट होता है आपका कंटेंट। ठीक है, ये 2 कमांड्स आपने लिखनी होती हैं। फिर ये आपसे जो है ना परमिशन मांगता है कि गूगल ड्राइव से कनेक्ट करें या ना करें। तो जो भी आपका गूगल अकाउंट है, फॉर सपोज जो मेरा ये गूगल अकाउंट है, मैं इसके साथ लिंक करना चाहता हूँ, तो मेरे इस अकाउंट की जो गूगल ड्राइव होगी वो लिंक हो जाएगी विद दिस नोटबुक फाइल। तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी और उसके बाद जो है ना ये लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये 2 कमांड्स हैं, फ्रॉम google.colab import drive और drive.mount। फिर आप लोकेशन देते हो कंटेंट और ड्राइव की। तो ये कंटेंट ड्राइव का मतलब है कि ये आपकी जो रूट डायरेक्टरी होती है आपकी गूगल ड्राइव की, वहाँ पे ये माउंट हो जाता है। तो अगर मैं जो
इस पे यहाँ पे कमांड चलाऊँ, एक कमांड होती है लिस्ट या ls, ये आपने उसमें पढ़ा होगा कि लिनक्स वगैरह में ये डायरेक्टली बताता है कि क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो अभी मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ वहाँ पे 2 फोल्डर्स बने हुए हैं, एक बना हुआ है ड्राइव का फोल्डर, एक बना हुआ है सैम्पल डेटा का फोल्डर। ठीक है, तो अगर मैं ड्राइव के अंदर जाऊँ, ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है माई ड्राइव, और मैं इसके अंदर जाऊँ, अगर इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो मेरी रूट डायरेक्टरी पे ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मैं अपने इसी ड्राइव में जाता हूँ, इस पे मैंने इसको माउंट किया था। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्या, डेटा सेट्स के नाम से। ठीक है, डेटा सेट्स फोल्डर या जो भी आप नाम दे दें, डेटा सेट सेशन ये दे देता हूँ। ये मेरा फोल्डर बन गया, और इसके अंदर जो है ना मैं वो सारी फाइल्स अपलोड कर देता हूँ जो कि अभी हम इस सेशन में यूज़ करने वाले हैं। आप ये ऐसे करें, अपनी ड्राइव में एक फोल्डर बना दें रूट पे डेटा सेट सेशंस के नाम से, डेटा सेट्स सेशन, या सेशन डेटा सेट्स, जैसे आपको फिजिबल लगे। और यहाँ पे मैंने कर दिया। ये अपना माइक बंद कर दें जिसका भी ओपन हो रहा है प्लीज़। सुभान, यू आर म्यूट। सुभान, आप म्यूट पे हो। मैंने म्यूट कर दिया भाई, एटलीस्ट मुझे तो नहीं करो। यार जो भी मैनेज कर रहा है वो काइंडली मुझे म्यूट नहीं करे, बाकियों को म्यूट करो। ओके जी, तो हम अगर इसमें गए फोल्डर में डेटा सेट सेशन के नाम से, तो यहाँ पे वो सारी फाइल्स आ गई जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं सेशन में ना। तो मैं इसको जो है यहाँ से रीड कर लेता हूँ इस CSV फाइल को जो हम यूज़ कर रहे थे marks.csv के नाम से। ठीक है, अच्छा ये ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगी, मुझे ये पूरी लोकेशन भी देनी पड़ेगी इसके साथ ना, ये जो मैंने ऊपर दी हुई है इसके बाद आएगी ये। तो ये मैंने लोकेशन दी स्लैश वो मैंने फ़ाइल का नाम दिया। तो अब ये फ़ाइल रीड हो गई, देखेंगे अब ये सेल चल गया। तो अगर मैंने देखना है कि मेरी फ़ाइल सही रीड हुई है तो मैं जस्ट उस फाइल का नाम लिखूँगा जो जिस डेटा फ्रेम में मैंने इसको लोड किया है। तो ये इसका वो पूरा जो है ना ये डेटा आ गया है उस फाइल का। ठीक है, दूसरा वे ये है कि आप इसको जो है डेटा डॉट हेड का नाम से फोल्डर है, ये आपको पहली 5 रोज़ जो है ना वो लेकर आता है उस फाइल से। तो सिमिलरली आप अगर यहाँ पे भी ऐसे करेंगे डेटा डॉट हेड के नाम से जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो आपको पहली 3 रोज़ जो है ना वो आपके सामने आ जाएंगी। सही हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? Sir, PD is distant for सॉरी, पीडी जो है ना वो हमारा पांडास की लाइब्रेरी है। हमने पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी और उसको हमने एक नाम दे दिया था पीडी, निकनेम, क्योंकि पांडास हम पूरा नहीं लिखते, तो हमने पीडी को एक निकनेम दे दिया था और उसके थ्रू उसके हम फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हैं। तो एक उसका फंक्शन रीड CSV है जिसके थ्रू हम CSV फाइल्स को रीड करते हैं। इसी तरह इसके और दूसरे फंक्शंस भी हैं, जैसे कि आपके पास एक फंक्शन है इसका रीड एक्सेल। ठीक है, pd.read excel, तो वो जो एक्सेल की फाइल्स हैं उनको रीड करता है। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, रीड जेसॉन है, और भी मल्टीपल आप कर सकती हैं फाइल्स इसके थ्रू रीड। तो जो मैंने आपको फाइल्स दी हुई हैं उसमें डिफरेंट किस्म की फाइल्स हैं। आप अगर देखें
ठीक है, आपके अंदर इसके अंदर जो है जेसोन की फाइल भी है एक iris.json। तो हम इसको रीड करने की ट्राई करते हैं। तो df इज इक्वल टू pd.read, इसके लिए जो फंक्शन यूज़ होगा वो होगा रीड जेसोन। ठीक है, ये भी पाइंडास का फंक्शन है और आप फाइल का नाम देंगे iris.json। ठीक है, तो इसने इस फाइल को रीड कर लिया। ये देखें कि ये वो जेसोन फाइल है, उसको इसने जो है ना एक डेटा फ्रेम में लोड कर दिया यूजिंग दिस रीड जेसोन फंक्शन। सिमिलरली आपके पास एक्सेल फाइल्स भी हैं। अगर मैं यहाँ से लिस्ट फाइल करूँ तो मेरे पास एक एक्सेल फाइल भी पड़ी हुई है यहाँ पे, इसमें basic2 के नाम से ना। अगर आपने इसको रीड करना है तो मैं लेट्स से इसको एक्सेल का नाम देता हूँ इस डेटा फ्रेम को, और pd.read excel का फंक्शन कॉल करता हूँ और इसको मैं जो है फाइल पास कर देता हूँ basic2.xlsx। तो इसको मैं थोड़ा प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये एक एक्सेल की फाइल थी, वो इसने भी लोड कर दी इस डेटा फ्रेम में। बेसिकली जो आपकी पाइंडास की लाइब्रेरी है वो जो भी चीज़ आपको रिटर्न करती है वो डेटा फ्रेम होता है। अच्छा जी, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि गूगल ड्राइव पे करने का फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है कि बेसिकली जो आपका नोटबुक है ये तो लोकल कंप्यूटर पे है ना। अगर मैं इस फाइल को अपने ऑफिस के पीसी में खोलना चाहता हूँ अगेन, तो मुझे ये फ़ाइल अब खुद को ईमेल करनी पड़ेगी पहली बात तो, ठीक है, और खुद से सेव करना पड़ेगा और मैं वहाँ जाके ओपन करूँगा। गूगल कोलैब में ये है कि अगर आपने एक फ़ाइल बना दी, जैसे मैंने ये subhan.ipython के नाम से ना फाइल बना दी ना, उसको मैंने सेव भी नहीं किया, ये खुद ब खुद सेव होता है और मैंने इसको बंद कर दिया। अब अज्यूम करते हैं कि आई एम ऑन ऑफिस के लैपटॉप पे हूँ ना मैं, और मैंने अपनी जीमेल लॉगिन की हुई है ये वाली, और मैं गूगल कोलैब ओपन करता हूँ तो मेरे पास वो सारी फाइल्स आ जाएंगी जो मेरी ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो मैंने अभी रिसेंट में जो है ओपन की थी, मेरे पास ये फाइल बनी आ गई subhan.ipython के नाम से ना। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर, एंड गूगल आपको फैसिलिटी देता है ये कि आप रिमोटली काम कर सकते हैं कहीं पे। प्लस यू कैन शेयर दिस फाइल टू एनीवन एल्स, आप दो लोग मिल के एक टाइम पे एक नोटबुक पे काम कर सकते हैं जैसे कि गिटहब पे होता है। तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं क्योंकि ये क्लाउड पे काम कर रहा है ना पूरा, और प्लस में आपकी जो फाइल्स हैं वो भी क्लाउड पे पड़ी हुई हैं, तो आपको इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका स्पेस ऑक्यूपाई होगा। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं कोलैब पे करने के, और प्लस में लाइब्रेरीज़ भी इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पे सारी, तो आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं, आपके बड़े मसले आते हैं नोटबुक पे, तो आपकी लाइब्रेरी एक्सेस नहीं होती। तो ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। अगर आपके पास नोटबुक नहीं चल रही तो मैंने अल्टरनेटिव बता दिया कि ताकि आपका कोड चल जाए ना, इसके लिए आप इसको यूज़ कर लें। अदरवाइज़ कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इस पे काम करें। तो ये तो था कि डेटा फ्रेम्स को लोड कैसे करते हैं। अब आते हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन पे, जो कि मेन पार्ट है हमारा। तो मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक जो है ना उससे ग्राफ्स से। तो सबसे पहले हम लाइन ग्राफ्स जो है उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए हमें 2-3 लाइब्रेरीज़ चाहिए। हमें numpy को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, पांडास हमने ऑलरेडी कर लिए है, और तीसरी एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। तो हम स्टार्ट उससे करते हैं। तो मैं ये आपको 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी। एक बार हमने पांडास कर ली है, दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं सबको फैसिलिटेट करने के लिए दोबारा कर रहा हूँ। दूसरी आपको लाइब्रेरी चाहिए होगी numpy, ठीक है, इससे हम जो है एरे बनाएंगे। और तीसरी लाइब्रेरी आपको चाहिए होगी मैटप्लॉटलिब .pyplot। तो इसको हमने नाम दे दिया ये, तो इसको हम चला देते हैं सेल को। तो ये तीनों लाइब्रेरीज आपकी इंपोर्ट हो गई। तो अब यूजिंग numpy मैं क्या करता हूँ, numpy को यूज़ करते हुए हम एक वो बना देते हैं जो है ना एक एरे बना देते हैं। तो इसका एक फंक्शन है, वैसे ये चीज़ें ना आपको फिर बाद में खुद पढ़नी पड़ेंगी कि इसके जो फंक्शन है वो क्या कर रहे हैं। तो एक फंक्शन है लाइन स्पेस का, ये बेसिकली एक एरे बना देता है
जो भी आप इसको रेंज वगैरह देते हैं ना, तो मैं इसको रेंज दे देता हूँ कि कितनी, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एरे बना देता है नंबर्स की। तो ये 0 से 10 जो है नंबर्स बनाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वल साइज के हिसाब से। टोटल 100 पॉइंट्स होंगी और जो वैल्यूज़ होंगी वो बिटवीन 0 एंड 10 होंगी। तो इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या बना रहा है। तो इसने क्या किया है, 0 से 10 जो है ना वैल्यूज़ बनाई है 100 वैल्यूज़। अब 0 से देखें, पहली वैल्यू 0 है, लास्ट 10 है, और बीच में जितने पॉइंट्स होंगे ना इनमें इक्वल डिस्टेंस होगा। जैसे 0.1। जी सॉरी, आप हमें ये बता सकते हैं लाइक कि आपने वो जो गूगल ड्राइव पर अपलोड किया था वो बहुत फास्ट चला गया था, तो हमें समझ ही नहीं आया कि ये कोलैब से आपने वो गूगल ड्राइव से जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एरर दिखा रहा है। आप वो ऊपर वाली कमांड से रिपीट कर सकते हैं? जी जी श्योर। अच्छा, सबसे पहले आपने ये कमांड चलानी है, फ्रॉम google.colab import drive, ठीक है, जी ये आपकी चल गई। दूसरी कमांड आपने चलानी है drive.mount, उसमें आपने पाथ देना है ड्राइव का। तो ड्राइव का पाथ ये होता है बेसिकली ./content/drive। तो जब आप इसको चलाएंगी तो ये आपसे परमिशन मांगेगा कि जी, मुझे ड्राइव अकाउंट की भी मांगा परमिशन था चाहिए। इसमें, आपको कौन से अकाउंट पर जाना है? जी, वो आपने अकाउंट चूज कर लिया, जी वो कर लिया। उसको अलाउ भी कर दिया है। जी, तो क्या इशू आ रहा है अब? ये जो नीचे वाली कमांड है ना जिसमें आपने डेटा सेट सेशन लिखा हुआ है, इस पर एरर आ रहा है। ये आप थोड़ा समझा देंगे? आपके पास वो फोल्डर्स बने हुए आ रहे थे, एक माई ड्राइव का था, एक और था, हमारे पास वो बनकर नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आप सिंपली क्या करें, कमांड चलाएंगे आप .ls, ठीक है। ये क्या है? तो आप ये क्या लिखा आपने? कॉलन? नॉट है, एक्सप्लेनेशन जो साइन होता है ना वो है। अच्छा अच्छा, तो नॉट एक्सप्लेनेशन का एस। साइन, तो आपके पास ये दोनों आने चाहिए, ड्राइव सैंपल डेटा। जी जी, आ गए। बात तो करके देखे ना। तो अभी आपने जाना है अपनी ड्राइव पे, आप दूसरे टैब में जाके गूगल ड्राइव ओपन कर लें, अपनी गूगल ड्राइव, 1.5 हफ्ता हो ठीक है। गया। माई ड्राइव पे क्लिक करें। आवाज आ रही है बहुत, पता नहीं कौन बात कर रहा है। हाँ ना, गेम के तैयो माइक आई थिंक अनम्यूट है। प्रेसिडेंट है की दिवस तो जिस अकाउंट से आपने लिंक किया था आपने उस अकाउंट पे जाना है। तो मैंने इससे लिंक नहीं किया था, मैंने इससे किया था दूसरे से ना। तो मैं इस पे आ गया। अब यहाँ पे आप एक नया फोल्डर बना दें, जिससे ये मैंने फोल्डर बनाया है ना डेटा सेट सेशंस के नाम से। तो इसमें आप वो सारी फाइल्स अपलोड कर दें, अब जो फाइल्स मैंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है। तो अभी आप जो है इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने .ls किया था ना, तो अब ड्राइव के अंदर जाना है, तो मैं इन्वर्टेड कामास में ड्राइव दूंगा, सही है। जी तो ये ड्राइव के अंदर चला जाएगा। अब जब ड्राइव के अंदर गया तो उसको एक फोल्डर मिल रहा है माई ड्राइव के नाम से, तो आपने फिर इसके अंदर भी जाना है, ठीक है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो वो सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे जो आपके बने हुए हैं। तो अब आपने जो अभी फोल्डर बनाया आपने उसके अंदर जाना है, ठीक है। उसके अंदर जब हम गए तो हमें ये फाइल्स मिल गई। तो ये सेम जो है ना, आपने पाथ देना है रीड CSV के अंदर एज इट इज n/ फाइल का नाम जो भी आपने रीड करनी है। अच्छा, और ये जो डेटा इज इक्वल टू ही आपने सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है? जी, ये सिंपली एक वेरिएबल है जिसमें डेटा फ्रेम आ रहा है, आपका रिटर्न हो रहा है यूजिंग दिस फंक्शन। थैंक यू, आप कुछ भी दे समझा। सकती हैं, यहाँ पे df दे दें या जो भी एज यू विश, ये ओके, वेरिएबल थैंक का यू। नाम है। ओके जी, तो अभी हमने नमपाई के थ्रू एक एरे बना दी है। ये नमपाई एरे होती है और ये 0 से 10 के बीच में वैल्यूज़ हैं और टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो 100 हैं, ठीक है। इसका साइज़ 100 होगा जब आप फाइंड करेंगी, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो प्लॉट जो हमने मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उसको हम कॉल करेंगे, और इसका एक फंक्शन है प्लॉट के नाम से जो कि आपका लीनियर प्लॉट बनाता है, और इसको मैं ये एरे पास कर दूंगा जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। और इसको मैंने एक तो ये एरे देनी है, x वैल्यूज़ देनी है और एक y वैल्यूज़ देनी है। तो x पे मैं ये एज इट इज़ वैल्यू दे रहा हूँ,
और जो इसका y है उस पे मैं जो है ना इसका साइन फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम प्लॉट करके देखते हैं। तो इसने बेसिकली एक साइन वेव बना दी। x पे वही वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 10 तक, और y पे जो है ना उसकी साइन की वैल्यूज़ हैं। अब साइन की वैल्यूज़ आपको पता है कि वो -1 से लेकर 1 के बीच में होती हैं। तो उसी एरे को इसने प्लॉट कर दिया। अच्छा, जो थर्ड मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है एक डैश, इसका मकसद होता है कि ये आपको बना के देती है नॉर्मल लाइन जो कि डॉटेड होती है। तो मैं एक दूसरा प्लॉट भी बना लेता हूँ इसके साथ, उसमें मैं कोसाइन फाइंड कर लेता हूँ। एक्स पे वही होगा और वाई पे उसका कॉस। तो इसमें मैं जो है ना डबल डैश दे देता हूँ। तो ये इसने एक दूसरी लाइन बना दी जो कि डॉटेड है, और वो जो है बेसिकली कोसाइन है आपकी सेम एरे का। तो आप लोग भी ये ट्राई करें अपने पास ये प्लॉट बनाने की। ये लाइन प्लॉट है बेसिकली। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं, अपनी एरे बना के उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। मैंने तो एक नंपाई यूज़ की है ताकि जल्दी काम हो जाए। नहीं तो एक दूसरा वे ये होता है कि आप इसको अगर छोड़ दें, जो मैंने एरे बनाई है ना, आप अपनी एक एरे बना दें, ठीक है, और उस एरे में आप वैल्यूज़ दे दें। एरे हम ऐसे बनाते हैं पाइथन में 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। तो सेम इसी एरे का जो है साइन और कोसाइन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इस तरह का ग्राफ बन रहा है। वो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज ली थी तो वो एक्यूरेट ग्राफ बन रहा था। ये मैंने, अब इस लाइन को भूल जाएं, समझ लें कि ये हमने काम नहीं किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो कोई इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। अच्छा, एक दूसरा हम कर लेते हैं, एक एक्स बना लेते हैं, एक वाई बना लेते हैं। ये मैंने एक्स बनाया हुआ है, और वाई का एक एरे बनाते हैं जिसमें हम देते हैं 2 4 3, या इसी का स्क्वायर ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 4 का स्क्वायर 16 25 5 कर लेते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो x और y, जो x है जो हम यहाँ पे x देंगे, ठीक है, और y की जगह पे y देंगे। तो बेसिकली एक x है और दूसरा x स्क्वायर है। तो आप देखें कि ये लाइन जो बन रही है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बन रही है। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे वो 1 पे पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे 2 है 4 पे पॉइंट कर रहा है, सिमिलरली 3 पे 9 पे कर रहा है। तो एक x है, एक स्क्वायर है। आपको बेसिकली x चाहिए होता है और y चाहिए होता है जब भी आप प्लॉट बना रहे होते हैं कोई भी। यहाँ तक कर लें काम, तो फिर आगे चलते हैं। समझ आ रही है यहाँ तक चीजें आप लोगों को? सर ये एनपी हम किस Yes, लिए sir. यूज करते हैं? np एक लाइब्रेरी है numpy। इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि आपको एरेज रिटर्न करते हैं। पांडास के फंक्शंस आपको डेटा फ्रेम रिटर्न करते हैं, और numpy के फंक्शंस आपको एरेज रिटर्न करते हैं। व्हिच मीन कि रिटर्न करने के लिए हम एनपी यूज करते हैं। एनपी numpy के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। आपको इजीनेस हो जाती है। वैसे तो आपको खुद कोड करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपको एक तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ चाहिए, और दूसरी आपको वाई एक्सिस की वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यूज़ हैं ये मैंने ये दी हुई हैं, ठीक है, और जो एक्स की वैल्यूज़ हैं ये दी हुई हैं। और सिंपली जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है उसका प्लॉट फंक्शन कॉल किया है जो कि आपको एक लाइन चार्ट बना के दे रहा है।
तो ये लाइन चार्ट बन गया आपका। ये तो सिंपली हमने वो बनाया ना, प्लॉट बनाया है। अब मैं कहता हूँ कि इस प्लॉट का जो है एक्स पे मैं कुछ नाम दे दूँ, तो मैं एक इसका फंक्शन होता है लेबल सेट करने का, एक्स लेबल, वो कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ एक्स वैल्यूज़, ठीक है। तो ये आप देखें कि एक्स एक्सिस पे इसका नाम आ गया एक्स वैल्यूज़ के नाम से। सिमिलरली आप जो है इसकी जो वाई वैल्यूज़ हैं वो भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए प्लॉट डॉट वाई लेबल होता है, इसको हम देते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर फाइंड किया हुआ है ना, तो ये वाई लेबल पे देखें कि एक्स स्क्वायर आ गया। इसके कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि टाइटल का फंक्शन है, ये टाइटल सेट कर देता है फाइंडिंग एक्स स्क्वायर, तो ये टाइटल आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो आखिर में आपने एक फंक्शन कॉल करना होता है प्लॉट डॉट शो का, ये शो कर देता है आपका प्लॉट। जी, किसी ने कुछ कहना है? सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। स्टक हो गई है स्क्रीन? सबके पास स्टक हुई है या सिर्फ आपके पास स्टक हुई है? मेरे पास स्टक है। जी सर, यहाँ पे सही चल रहा है, स्टक नहीं है। अभी दोबारा देखें। अब सही है। ओके जी, तो ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको बता दिए लेबल्स वगैरह सेट करने के लिए कि एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वैल्यूज़ हैं, ये हमने एक्स लेबल जो सेट किया था, ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा ये लेबल। वो जो वाई लेबल है वो वाई इस पे एक्सिस पे आ जाएगा, और जो टाइटल है इसका प्लॉट का वो ऊपर हो जाएगा। और आपने जो है ना प्लॉट डॉट शो का फंक्शन कॉल करना है, जो कि आपका प्लॉट को शो कर देगा। अच्छा, पाइथन आप लोगों की कैसी है वैसे, मतलब लूप्स वगैरह के पर्सपेक्टिव में? बेसिक है। अच्छा, बेसिक है। लूप्स तो वगैरह आते हैं। अगर लूप्स वगैरह आते हैं तो मैं एक एडिशनल चीज़ बता देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये प्लॉट पे प्रिंट भी हो जाए ना, कि जहाँ जहाँ पे वो आ रहा था। तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, हम लूप चलाते हैं फॉर आई एक्स आई वाई एन। एक जिप का फंक्शन होता है, जो पाइथन से फेमिलियर हैं वो उनको पता होगा कि ये आपको पेयर बना के देता है दो एरेज की वैल्यू का। तो मैंने जो दो एरेज बनाई हुई हैं वो इसको मैं पास कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, इटरेट करेगा ऑन बोथ द लिस्ट, और आई एक्स में एक्स की वैल्यूज़ आएंगी और आई वाई में जो है ना वाई की वैल्यूज़ आएंगी 1 बाय 1। ये बेसिकली पेयर्स बनाएगा, जैसे कि 1 1 का पेयर बनाएगा, 2,4 का पेयर बनाएगा, 3,9 का पेयर बनाएगा। तो वो इन दोनों वेरिएबल्स में वो वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो एक फंक्शन है प्लॉट डॉट टेक्स्ट का, ये क्या करता है, प्लॉट पे जो है ना टेक्स्ट को प्रिंट करता है, जैसे कि हम प्रिंट करते हैं ना नॉर्मल। तो मैं इसको फर्स्ट वैल्यू दे रहा हूँ आई एक्स और दूसरी वैल्यू दे रहा हूँ आई वाई, और इसमें हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं जो कि बेसिकली प्रिंट होती है। तो इस स्ट्रिंग में मैं दो प्लेस होल्डर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लेस होल्डर्स का कॉन्सेप्ट है किसी को? सर वो तो वेरिएबल होता है ना। जी, प्लेस होल्डर वेरिएबल होता है, वो चेंज होता है। तो स्ट्रिंग का एक फंक्शन है पाइथन का फॉर्मेट के नाम से।
तो हम जो भी प्लेस होल्डर्स देंगे ना, इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देंगे। फर्स्ट सपोज मैं आई एक्स और आई वाई दे रहा हूँ, तो फर्स्ट जो प्लेस होल्डर है इस पे आई एक्स प्रिंट होगा, और जो सेकंड प्लेस होल्डर है इस पे आई वाई प्रिंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ठीक है, आप यहाँ पे पोजीशन पे दे सकते हैं 0 1। 0 1 का मतलब है कि जो 0 पोजीशन पे है वो इसमें प्रिंट होगा, जो 1 पोजीशन पे है वो इस पे प्रिंट होगा। अगर आप सीक्वेंस में दे रहे हैं तो फिर पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे जो पॉइंट आ रही है ना वो प्लॉट हो जाएगी। अब अगर देखिए अभी 1 1 प्लॉट हो गई, 2 4 3 9 4 16 5 25। तो ये एक एडिशनल चीज़ होती है कि आप दिखाना चाहते हैं कि जो मैं पॉइंट प्रिंट कर रहा हूँ वो कहाँ पे अलाइ कर रही है, तो उसके लिए फिर ये लूपिंग स्ट्रक्चर यूज़ होता है। अगर किसी ने करना हो तो कर ले, वरना ये एडिशनल चीज़ है, इसका कोई इतनी वो नहीं है, वर्थ नहीं है। अगर आप कहीं पर रिक्वायरमेंट आ जाती है और आपने ये प्रिंट करना है नहीं हो तो देन उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है। सर पाइथन में डेटा टाइप नहीं होती क्या, जैसे और लैंग्वेज में होती है, जैसे जावा में, सी प्लस प्लस में, इसमें नहीं होती डेटा टाइप? नहीं, ये डेटा टाइप खुद ही बना लेता है। आप वेरिएबल देते हो उसको, आगे जो भी वैल्यूज़ देते हो ना उसके अकॉर्डिंग ये खुद ही डेटा टाइप बना लेता है उस वेरिएबल की। ओके जी, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हैं चीज़ें? तो अभी हम दूसरे चार्ट पे आते हैं। ये तो आपका लाइन चार्ट था। दूसरा चार्ट हम जो करेंगे वो बार चार्ट है। इसके लिए ये मैंने कुछ डेटा पहले से लिखा हुआ था ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो ये मैं भेज देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें भी आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपको चाहिए होता है एक्स एक्सिस और एक चाहिए होता है वाई एक्सिस। तो मैं पहले जो है एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें तो बहुत सारी एरेज हैं। वो आप समझिएगा ये एक एरे है जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं, और ये कॉलम्स आपका एक सेट है या लिस्ट है जिसके अंदर आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं। तो 5 यहाँ पे हो गई, 5 यहाँ पे हो गई। तो अगर मैंने इनका बार चार्ट बनाना है तो इसी लाइब्रेरी का एक फंक्शन है प्लॉट डॉट बार के नाम से। ठीक है, और आपने उसमें पास कर देना है कॉलम्स और जो आपका डेटा है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा बार चार्ट। जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर कॉलम्स आएंगे। ठीक है, और जो आपका वाई एक्सिस है वहाँ पे आपकी वैल्यूज़ आएंगी। बेसिकली बार चार्ट आपको बताता है कि कोई वैल्यू कितनी बार अकर हुई है, उसकी काउंट क्या है। तो अगर हम फ्रीज देखें तो फ्रीज का काउंट है 66,386। तो फ्रीज जो है वो कोई यहाँ पे लाई कर रहा है, और जो विंड है उसका काउंट है अराउंड दिस, तो उसका अपना बार बना हुआ है। सिमिलरली फॉर दीज थ्री के आपका जो ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ यही कोड आप अपने पास करके देख लें। ये जो हम प्लॉट यूज़ कर रहे हैं ये मैटप्लॉटलिब ही है, लेकिन उसको हमने नाम दिया हुआ है PLT का। यहाँ पे आप अगर देखें जहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट किया हुआ है, तो ये सारे जो हैं इसी के हैं फंक्शंस। इसी के थ्रू हम अभी प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब दो लाइब्रेरीज हमारी रहती हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। एक तो पांडाज है और दूसरी है आपकी सीबॉर्न। अच्छा, दूसरा एक आपका फंक्शन है वो यही फंक्शन है, बार प्लॉट है, लेकिन इसको हम एच दे देते हैं, बार एच। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बार बना देता है। हॉरिजॉन्टल कैसे, ये आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वर्टिकल है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल बना देता है, ये साइड से आपकी बार दिखा रहा होता है। अब ये डेटा पे डिपेंड करता है, जिस तरह का डेटा है आप जिस तरह दिखाना चाहते हैं।
आप कोई भी यूज़ कर लें, या तो बार यूज़ कर लें या हॉरिजॉन्टल बार यूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पे डेटा जो है ना ये मिलियंस में हो सकती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने थोड़ी रखी हुई हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाता है तो बाकी बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है। भाई सबने ट्राई करके देख लिया हो तो फिर आगे बढ़ें। जी सर। ओके जी, तो इसी डेटा को हम यूज़ कर लेते हैं और एक दूसरा पॉपुलर चार्ट है वो बना लेते हैं। अभी हम थोड़ा इंट्रो लेवल पे चल रहे हैं, फिर हम डेटा फ्रेम्स पे काम करेंगे ना, जो एक्चुअल डेटा है। तो अभी मैंने एग्जांपल डेटा लिया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए कौन कौन से फंक्शंस हैं, फिर एक्चुअल डेटा पे काम करेंगे तो फिर ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। तो प्लॉट डॉट फिगर का फंक्शन क्या करता है, एक नई फिगर बना देता है, ठीक है। और इसके साथ एक नया हम चार्ट बना देते हैं प्लॉट डॉट पाई के नाम से। पाई चार्ट आपने देखा होगा हर जगह पे। और डेटा हम यही दे देते हैं इसको। और इसके क्या होते हैं, इसमें वाई एक्सिस नहीं होता, इसमें लेबल्स होते हैं। तो हम लेबल्स में दे देते हैं आपके कॉलम्स, ठीक है। और इसको कर देते हैं शो। शो आप ना भी करें तो मैटप्लॉट, ये जो आपका जुपिटर है, ये शो कर देता है, लेकिन ये बेसिक सिंटैक्स अगर आप ना देते हैं खुद ही अज्यूम कर लेता है कि शो करना है प्लॉट को ना। तो हमने यही डेटा यूज़ कर लिया जो आपका इसमें बार चार्ट में यूज़ हो रहा था, तो इसको हमने पाई बना लिया। अच्छा, फिगर जो प्लॉट डॉट फिगर फंक्शन है, इसको यूज़ करने का एक और मकसद भी है। इसमें आप फिगर की साइज़ दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके लिए एक फंक्शन है फिक्स साइज़ के नाम से। उसको आप जो है ना एक सेट पास करते हो, ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको दे रहा हूँ 5x5। तो ये 5 विड्थ और 5 लेंथ के हिसाब से आपका पाई चार्ट बना देगा। अगर मैं इसको 10x10 करूँ तो और बड़ा बना देगा, ठीक है। जितना भी आप बनाना चाहें, आपकी मर्ज़ी। ये बना के देख लें, डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कोड आपके सामने। सर आपने ऊपर तो plt डॉट शो का फंक्शन नहीं लगाया था। हाँ, वो ये जुपिटर नोटबुक अज्यूम कर लेता है। अगर आप लगा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बस ये समझ आता है कि ये करना है। कभी कभी शो नहीं होता ना ग्राफ, फिर परेशान हो जाता है बंदा क्यों नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये यूज़ करना पड़ता है। नहीं हो सर आपने फिगर टाइप से क्या बताया? सॉरी, आवाज़ नहीं है आपकी मुझे। फिगर टाइप। जी, ये प्लॉट डॉट फिगर का फंक्शन है ना, इसका आर्ग्यूमेंट होता है फिक्स साइज़। तो आपने फिक्स साइज़ दे दी, उसको इक्वल टू कर दिया, और एक ऑर्डर पेयर में, इसको हम सेट बोलते हैं पाइथन में ना। आपने एक सेट दे दिया या ऑर्डर पेयर दे दिया, और उसमें आप साइज़ बता देती हैं कि कितनी विड्थ और कितनी हाइट हो साइज़ की, फिगर की। अब ये डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी भी बना लें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। सर सेट में तो यूनिक होना चाहिए ना। अभी आपने 10x10 किया है तो यहाँ पे तो दो नहीं, एक जैसे हैं। ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, सेट नहीं है, सॉरी। ऑर्डर पेयर होता है ना जैसे।
सेट को लिखने का वे भी यही है, तो इसलिए मुझे याद था वो, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया था। इसको देख लेते हैं इसकी डेटा टाइप क्या है। अच्छा ये टपल है बेसिकली, सेट नहीं है। सेट के लिए 2 चाहिए होती हैं आपको यहाँ पे ना, एक दूसरी भी लगानी पड़ती है ऐसे। यहाँ तो एक दूसरा इसका फंक्शन होता है सेट का कंस्ट्रक्टर, सेट के नाम से आप वो कॉल कर लें सेट बन जाएगा ये, लेकिन उसको लिस्ट पास करनी आती है। तो ये आपकी टपल है। और कोई क्वेश्चन है? सर ये लेबल क्यों लिखा है आपने? कहाँ पे? सर ये लेबल्स इज इक्वल टू कॉलम, हाँ, सर ये जो पाई जरूरी है? चार्ट होता है ना, जो पाई चार्ट होता है ना, उसमें आपके पास वाई एक्सिस नहीं होता, जी। तो आपने लेबल्स बताने होते हैं कि ये जो हैं आपके, अगर मैं लेबल्स नहीं दूंगा फिर देखते हैं क्या होता है। सर एरर आ रहा है। हाँ एरर आएगा ना, क्योंकि इसको एरर नहीं आ रहा, वो लेबल्स नहीं आ रहे उसके जो एरियाज हैं। वो ठीक है, समझ गया। अब इसको क्या पता है रेट क्या है, जी। तो लेबल्स ये यहाँ से उठा लेगा। आप यहाँ पे लिस्ट भी दे सकते हैं लेबल्स की, ठीक है, पर मेरे पास बनी हुई है तो मैं वही दे रहा हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो पाई का जो कलर्स है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट होती है, ये कलर्स हम मतलब अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से? यार कलर इसमें चेंज होते हैं, लेकिन वो फिर बड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, वो ये खुद ही सेट करता है अपने हिसाब से। अच्छा सही है सर, जो ठीक है। दूसरे आपके चार्ट्स है ना, लाइन वगैरह, उसके कलर्स तो सेट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक कलर होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कलर होते हैं तो ये मसला करता है। अच्छा सही है सर, ठीक है। अच्छा तो अब आगे चलते हैं। हिस्टोग्राम का आपको आइडिया है, हिस्टोग्राम क्या होता है? तो हिस्टोग्राम बना के देते हैं इस डेटा का। तो हिस्टोग्राम का फंक्शन है हिस्ट के नाम से, और इसको हम डेटा दे देते हैं, डेटा ही रखा है ना हमने ना, हाँ ठीक है। और प्लॉट डॉट शो, तो हिस्टोग्राम और बार चार्ट में ये डिफरेंस होता है कि हिस्टोग्राम जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अकॉर्डिंग टू द होल डेटा। जो आपका बार चार्ट है ना वो आपको कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं बताता, वो आपको एक स्टैटिक वैल्यू, जैसे ये स्टैटिक वैल्यू है ना, इसको पॉइंट कर रहा है। अब ये उस तरह का डेटा नहीं है, तो वो आपको हिस्टोग्राम का फील नहीं आ रहा ना, जिसमें कंटिन्यूस डेटा शो हो। तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि कोई हमारे पास डेटा हो जिसको हम प्रिंट करें। तो हिस्टोग्राम बेसिकली आपको जो है ना वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं वो दिखाता है। सॉरी प्लॉट, तो मैं नमपाई की एरे बना के देखेंगे उसको कैसे बनाता है ये। नहीं ये तो फुल बना रहा है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम कर दें तो सही आ जाएगा आई गेस। जी तो कांस्टेंट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट थी ना नंपाई एरे की, एक हाँ जितना कांस्टेंट डिफरेंस था ना, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस
हाँ, एक जितना डिफरेंस है इसलिए वो सही नहीं आ रही। इसको देखते हैं आगे। जो डेटा फ्रेम्स है ना उसके अंदर डेटा है जिसको हम बना सकते हैं हिस्टोग्राम इजीली। जो हमारे पास डेटा फ्रेम है बेसिक 3 का, उस पर बना के देखते हैं। तो pd.read csv मैं पास या कॉपी कर लेता हूँ। बेसिक 3 और बेसिक 3 हमारे पास csv फाइल है। ठीक है, इसको अभी काट देता हूँ मैं। data.head ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये डेटा है जिसमें हमारे पास मैथ स्कोर है, रीडिंग स्कोर है, राइटिंग स्कोर है। तो हम इसमें ले लेते हैं एक नया कॉलम, ठीक है, जिसको बना देते हैं हम डेटा टोटल स्कोर या टोटल अंडरस्कोर स्कोर, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं डेटा, इन स्कोर्स को प्लस कर लेते हैं मैथ स्कोर। तो हमारे पास एक नया कॉलम बन गया जिसमें सारे स्कोर्स प्लस हो गए आपके, मैथ स्कोर, रीडिंग एंड राइटिंग स्कोर, ठीक है। तो अभी हम क्या बना लेते हैं, बुला लेते हैं हम डेटा नहीं, प्लॉट डॉट हिस्टोग्राम, सही है। और इसको हम पास करते हैं डेटा और सिर्फ पास करते हैं टोटल स्कोर। ठीक है, और प्लॉट डॉट फिगर की साइज हम सेट कर लेते हैं, फिग साइज 20/5, 20 विथ और 5 वो, ठीक है। और प्लॉट डॉट शो कर लेते हैं। तो अब ये देखेंगे ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है ओवर द टाइम कि डेटा की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं। अब देखें कि यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से और यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया। तो बार चार्ट और इसमें ये डिफरेंस होता है कि आपके पास कंटिन्यूस वैल्यूज़ को शो करता है ये हिस्टोग्राम। ठीक है भाई। सर, एक दफा गूगल ड्राइव वाला कोड दिखा दीजिए। कौन बात कर रहा है ये? सर मैं कौन? नाम बताएंगे अपना? सर अलीशा। जी अलीशा, ये देखें आप कोड, क्या पूछना है इसमें? सर बस ये देखना था मुझे, मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई थी। थैंक यू। सॉल्व हो गया? जी सर। चलें जी, बेस्ट है, आगे चलते हैं। तो ये बना लें सारे जो भी बना रहे हैं, और फिर मुझे आउटपुट बताएं क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। जी जुपिटर नोटबुक पे ड्राइव का पाथ तो नहीं देना पड़ता ना जब CSV फाइल हम रीड करवाते हैं तो? ड्राइव का पाथ देना पड़ता है ना।
जुपिटर नोटबुक पर। नहीं नहीं, नोटबुक पे नहीं, आप ऑलरेडी उसी पाथ पे होते हैं। ठीक, फाइल का नाम जैसे बेसिक बेसिक डैश, .csv कर। जी जी वही कर दें। जी थैंक। अताउल आफरीदी साहब, आपको कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। वो हो गया, सॉल्व हो गया सर, मैं पूछना था लेकिन हो गया सर, थैंक यू सर। चलें ठीक है, गुड है। तो जी हमने हिस्टोग्राम बना दिया। अब आते हैं हम स्कैटर प्लॉट पे। स्कैटर प्लॉट का किसी को आइडिया है क्या होता है? स्कैटर्ड पॉइंट्स होते हैं डेटा के, लाइन में कनेक्टेड थे, यहाँ पे नहीं होंगे। डॉटेड स्कैटर्ड स्कैटर जो है ना, स्कैटर प्लॉट में हम जो एक्स और वाई वेरिएबल देते हैं ना, उनमें आपको रिलेशन बताता है कि उनमें क्या रिलेशन है। स्कैटर प्लॉट बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, अभी स्कैटर प्लॉट बनाते हैं और एक्स पे देते हैं हम टोटल स्कोर और वाई पे देते हैं मैथ स्कोर। तो हम देखते हैं कि मैथ और टोटल स्कोर में क्या रिलेशन है, क्या मैथ का स्कोर टोटल पे डिपेंड करता है या नहीं करता, या टोटल का स्कोर मैथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता। सही है। तो मैटप्लॉटलिब के थ्रू स्कैटर प्लॉट बनाने का जो फंक्शन है वो आपका है प्लॉट, और काइंड हम देते हैं स्कैटर। ठीक है, इसको हम बताते हैं किस तरह का प्लॉट बनाएं। और एक्स में हम बताते हैं लेबल, एक्स क्या है हमारा। ठीक है, एक्स पे हम देते हैं टोटल स्कोर, और वाई पे हम देते हैं मैथ का स्कोर। सही है। और क्या बताते हैं हम, बस ये होता है पांडास के थ्रू। हम डायरेक्ट डेटा का वेरिएबल देते हैं डेटा डॉट प्लॉट, और उसको बोलते हैं कि काइंड स्कैटर है, और एक्स पे टोटल स्कोर है, वाई पे मैथ स्कोर है। तो ये आपका एक स्कैटर प्लॉट बन गया, जो कि आप रिलेशन बता रहा है कि जैसे जैसे आपका टोटल स्कोर बढ़ रहा है, इस तरह आपका जो मैथ का स्कोर है वो भी बढ़ रहा है। इनमें जो है इंक्रीज इन रिलेशन है, आपको दिखा रहा है ये। अगर अब यहाँ से देखें, अच्छा इसका आप कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं बता दूँ आपको, कलर जो है रेड, तो ये रेड कलर हो गया। ग्रीन बोल दूंगा तो ग्रीन हो जाएगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए। हाँ, तो अभी जो हमने ये प्लॉट बनाया है ये पांडास के थ्रू बनाया है, क्योंकि जो हमारा डेटा है ये डेटा फ्रेम है, और हमने इसके थ्रू वो बना दिया आपका प्लॉट, स्कैटर प्लॉट। आई थिंक इसका एक दूसरा वे भी होता है, वो करके देखते हैं। मैंने किसी ज़माने में किया था, शायद वर्क करे वो। स्कैटर प्लॉट नहीं, ये इसमें नहीं है। ठीक है, बना लें भाई ये थोड़ा, तो बताएं कि बना नहीं बना। यही चीज़ अगर हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू करें जो हम पहले कर रहे थे, तो उसका फंक्शन है प्लॉट डॉट स्कैटर। ठीक है, और एक्स पे हम दे देंगे आपका जो है डेटा में से टोटल स्कोर। ठीक है, और वाई पे हम देंगे डेटा का जो है, आप क्या बता रहे थे, हम मैथ स्कोर।
तो इसने भी आपका बना दिया मैटप्लॉटलिब ने, ये पांडास के थ्रू बना, ठीक है। ये आपका बना किसके थ्रू, मैटप्लॉटलिब के थ्रू। मैटप्लॉटलिब का एक फंक्शन है स्केटर के नाम से, एक्स आपने बता दिया, टोटल स्कोर और वाई बता दिया आपने, नेट एक्सक्यूज स्कोर। जी यहाँ पर आप ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये स्कैटर बनाने से पहले वाली जो चार्ट थी ये उससे रिलेट कर रहा है, इससे ऊपर वाली चार्ट। हिस्टोग्राम, जी, ये हिस्टोग्राम से रिलेट करके फिर ये स्कैटर बन रहा है। नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाद में जब हम सिर्फ ये स्कैटर को रन कर रहे हैं तो हमारे पास तो एरर आ रहा है, लाइक तो इट्स आपने लाइक। आपने ये करना है ना, आपके पास ये कॉलम नहीं है, ये मैंने नया कॉलम ऐड किया है टोटल स्कोर के नाम से। अच्छा, ये ये टोटल स्कोर कॉलम। ऑलरेडी नहीं है डेटा फ्रेम में, ये आपने कैलकुलेट करना है। आपके पास डेटा फ्रेम में जो थी ना 3 चीजें थी, मैथ स्कोर, रीडिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर। अच्छा, हम ये ऐड करके देखते हैं, आप ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे वो कॉलम वाला। जी ऐड कर दिया। क्या हो गया तुम्हें? मैं जाऊँ नीचे पराठे डालने? भाई मैं कर लूंगी अब। बेटा ऐसे थोड़ी होता है खबर, कि ना रात को खाऊं कि ना सुबह को खाऊं। जी अब हो गया, थैंक यू। जी तो हम मैथ स्कोर और दूसरा स्कोर कौन सा था, राइटिंग स्कोर, इनमें थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं कैसा है। इनमें भी इंक्रीजिंग रिलेशन है, जिसका मैथ का स्कोर बढ़ रहा है उसका राइटिंग का स्कोर भी बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ? क्यों? अच्छा अभी एक दूसरा काम करते हैं हम। एक सेकंड आजान हो जाए। सर ये टॉप पे कर दीजिएगा जहाँ पे ड्राइव का आपने वो लिंक दिया है। अभी एक दूसरा डेटा सेट है उस पर काम करते हैं थोड़ा, जिसमें थोड़ा ज़्यादा डेटा है। तो ये मैं लोड करता हूँ, df के नाम से एक बनाता हूँ डेटा फ्रेम, उसमें pt.read_csv और इसका नाम था आई थिंक होमवर्क।
homework for data dot csv. ओके, इसके नाम से तो कोई नहीं है। अच्छा, वो मैंने पाथ देना है। तो ये मेरे पास डेटा आ गया। तो इसमें जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं वो G1, G2 और G3 हैं, और एज एक न्यूमेरिकल कॉलम है, हेल्थ एक न्यूमेरिकल कॉलम है, बाकियों में तो आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप प्लॉट बनाए ना, तो आपके जो प्लॉट्स बनते हैं वो बनते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे, क्योंकि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नंबर्स होती है। तो जब आप स्ट्रिंग्स वाले कॉलम को प्लॉट कर रहे होते हैं तो उनके लिए फिर आपको जो ना वो चाहिए होती हैं, उनका काउंट चाहिए होता है, या इनको आप डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि डेटा को आप डिफ्रेंशिएट करें, या जो है उस तरह वो मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरह करते हैं हम। कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं। तो अभी हम एक प्लॉट बनाते हैं यूजिंग सीबॉर्न, ठीक है, क्योंकि हमने 2 लाइब्रेरी तो देख ली, तीसरी है सीबॉर्न। मैं नए कॉलम में बनाता हूँ, तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी है सीबॉर्न, उसको हम इंपोर्ट करते हैं एज SNS, ठीक है। ये एक नेमिंग कन्वेंशन है जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो SNS के थ्रू हम बनाते हैं आपका एक नया प्लॉट है, पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट क्या करता है, आप इसमें जो भी डेटा देंगे ना, उनके पेयर्स में प्लॉट बना देगा। तो मैं डेटा फ्रेम में से जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है ना वो देता हूँ इसको। तो न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन से हैं आपके, हैं G1, ठीक है, G2, G3 और आपका है एज, एब्सेंसेस, आई थिंक यही है एब्सेंसेस, ABSENCES, यस। और एक हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं जिसको डेटा को हम कंपेयर करें इसके बेस पे। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ फेम साइज, जो कि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, GT3 है, LE3 है, इन 2 वैल्यूज़ पे कंपेयर कर रहा है ना, तो हमारा डेटा जो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसके बेसिस पे। तो ये आ गया आपका क्या, डेटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और इसको हम पहले से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पेयर प्लॉट बना देगा, बहुत सारे प्लॉट बनाएगा ये, क्योंकि हर किसी को पेयर करेगा। अब G1 का G2 के साथ पेयर होगा, वो कहाँ पे होगा, ये G1 है और यहाँ पे आपका ये G2 है, तो इनका मिलके इसने प्लॉट बना। ये तो G1 का G1 के साथ है, ये G1 का G2 के साथ है, ये G1 का G3 के साथ है, ये इस तरह दूसरे एज के साथ एब्सेंस। लेकिन इसमें जो है ना कंपैरिजन नहीं हो रहा, हमें पता नहीं लग रहा ना डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो एक दूसरी एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं ह्यू। ह्यू के बेस पे हम डेटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ह्यू में बता रहा हूँ कि भाई वो है फेम साइज, तो फेम साइज के बेसिस पे ये डेटा को डिफ्रेंशिएट करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं। तो ये अब देखें ना कि इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया और फेम साइज बता दिया कि जो ब्लू डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं GT3, कि ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं वो तब आ रहे हैं जब फेम साइज GT3 है, और जो ऑरेंज है वो तब आ रहे हैं जब LE3 है, ठीक है। तो इसने ये डेटा को डिफ्रेंशिएट कर दिया अकॉर्डिंग टू देम। तो ये सबके पेयर प्लॉट्स इसने बना दिए हैं। ये G1 का G1 के साथ है, ये G1 का एक्स एक्सिस पे है, G2 उसके साथ है, ठीक है। इस तरह हर उसके ना सारे सबके साथ अलग अलग प्लॉट होगा। G1 का सबके साथ होगा, G2 का सबके साथ होगा, इस तरह इसने बना दिए प्लॉट्स।
तो ये प्लॉट बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ह्यू का मतलब समझा सकूं कि डेटा को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे एक दो और प्लॉट्स में जो कि मोर कॉमन प्लॉट्स हैं। तो अब हम जो है ना इसका वो देख लेते हैं, ह्यू का एक दूसरा यूजेज देख लेते हैं। अभी एक प्लॉट बनाते हैं काउंट प्लॉट, वो भी इसके साथ बनाते हैं आपका जो है ना जो सीबॉर्न लाइब्रेरी है इज इक्वल टू df। इसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं मैं देख लूँ। तो इस पे हम बना लेते हैं आई थिंक इसको हम दे देते हैं एम जॉब। ये भी एक इसमें कॉलम है एम जॉब के नाम से, और दूसरा हम दे देते हैं फेम साइज। ठीक है, और एक्स को हम करते हैं काउंट करो एम जॉब, और ह्यू में दे देते हैं हम वही फेम साइज। ठीक है, तो इसमें जो एम जॉब के अंदर जितने जॉब्स हैं ना उसको उनका काउंट किया है इसने। ये एम जॉब है, 8 होम कितने हैं, हेल्स कितने हैं, उनका काउंट बनाया है इसने। अच्छा, कंपैरिजन अगर हम नहीं करते, इसको ह्यू नहीं देते, तो ये क्या करता है देखिए। फिर उसने जो सिर्फ काउंट बता दिया कि 8 होम जो है वो 60 लोग हैं जो कि घर पे बैठे हुए हैं, और जो हेल्थ में जॉब करते हैं वो तकरीबन कोई 40 लोग हैं, अदर जॉब में इतने हैं, सर्विसेज में इतने हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमें कंपैरिजन करके बताओ फेम साइज के बेस पे। तो इसने कंपैरिजन करके बता दिया कि 8 होम में 20 लोग ऐसे हैं जिन जो 8 होम की हैं, और वो LE3 जो है उनका वो है फेम साइज। आवाज़ आ रही है, किसकी तरफ से आ रही है? मोहम्मद अवैस, फरहान, अपना बंद कर दें माइक। मोहम्मद अवैस, आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत शोर आ रहा है। जी, इन्होंने बंद कर दिया, थैंक यू यार। तो फेम साइज़ के हिसाब से इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि एट होम पे 20 लोग ऐसे हैं जो एट होम तो हैं लेकिन उनका जो फेम साइज़ है वो LE3 है। सिमिलरली फॉर GT3। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है। अगर इसके अंदर जेंडर है तो हम जेंडर भी दे सकते हैं। चले मैं जेंडर दे के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जेंडर दे देता हूँ। तो अब ये जेंडर के बेस पे डिफ्रेंशिएट करेगा कि इतनी फीमेल्स हैं, इतनी मेल्स हैं, इतने मेल्स हैं। सिमिलरली फॉर ऑल दैट। सही है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई सजेशन, कुछ भी, एनीथिंग? सर जो पेयर प्लॉट आपने किया है ये थोड़ा सा बता दें कि कंपेयर कैसे करना है। ये जो पेयर प्लॉट है ना, ये डिफरेंट प्लॉट्स बनाता है। जिस तरह स्कैटर प्लॉट्स हो गए, आपके हिस्टोग्राम हो गए। तो आप देखें बाकी इसने जितने बनाए वो तकरीबन वो हैं आपके क्या बोलते हैं स्कैटर प्लॉट, जो इनके हॉरिजॉन्टल पे हैं। ये सम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ है। तो ये जो जब खुद के साथ बना रहा है ना, एज का एज के साथ, एब्सेंसेस का एब्सेंसेस के साथ, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। लेकिन जब किसी और के साथ बना रहा है ना, तो उसने सारे वो बनाए हुए हैं, स्कैटर प्लॉट बनाए हुए हैं। तो हमें रिलेशंस बता रहा होता है। अब खुद के साथ तो कोई रिलेशन नहीं होता तो उसने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, लेकिन दूसरों के साथ रिलेशन होता है तो वहाँ पे स्कैटर बताया हुआ है। फिर पेयर प्लॉट आप अगर जब पेयर कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो आपको कोई ग्लैम्स मिल जाता है कि कौन से वेरिएबल आपस में इंक्रीजिंग हैं किस। अब जैसे यहाँ पे अगर हम एज का देखें,
एब्सेंसेस के साथ, तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है एज का ना। डेटा बहुत आपका स्केटर्ड है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स जा रहे हैं। लेकिन जब आप देखें कि भाई जो आपका ये है G3 है, इसका अगर आप G1 के साथ कंपैरिजन देखें तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में। सिमिलरली G1 का G2 के साथ देखें इंक्रीजिंग में है, G1 का G3 के साथ देखें वो इंक्रीजिंग में है। तो यहाँ से आपको कोई आइडिया मिल जाता है कि कौन से जो आपके वो हैं वेरिएबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं या उनका रिलेशन है। तो फिर आप उन पे ज़्यादा एनालिसिस बाद में करते हो फिर, तो उसके लिए पेयर प्लॉट यूज़ होता है। सही है। और भी बहुत सारे प्लॉट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो कवर करना चाह रहा हूँ जो आप लोगों के कहीं पे काम आ सकते हैं। जैसे हम काउंट कर रहे होते हैं वो काम आ जाता है। पेयर प्लॉट इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए वेरिएबल्स का कि फिर किस पे एनालिसिस की जाए, तो ये वहाँ पे फिर हेल्पफुल हो जाता है। जी जी पूछें। ये मैटप्लॉटलिब और सीबॉन दोनों ही ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरीज हैं, तो इनका कोई डिफरेंस कि हम कौन सी लाइब्रेरी कब यूज़ करें, सीबॉन कब यूज़ करें और मैटप्लॉटलिब कब यूज़ करें? जी एक्चुअली जो सीबॉन है ना वो आपकी एडवांस लाइब्रेरी है, तो ये बहुत अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो तो उसका हैंडल कर लेती है। आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैटप्लॉटलिब आपको बहुत टाइम के बाद रिस्पॉन्स दे रही होती है। तो अल्टरनेटिव है, आप कोई भी यूज़ कर लें, दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं, दोनों के डिफरेंट सिंटैक्स है। सीबॉन का ज़्यादा सिंपल सिंटैक्स होता है, इसके सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डेटा वेरिएबल होता है, आप एक्स बताते हो, यू बताते हो। जो मैटप्लॉटलिब है उसका अलग वो है सिंटैक्स है, plt.plot का फंक्शन आप कॉल करते हो, या किसी भी जो प्लॉट है उसका नाम के साथ फंक्शन होता है उसका। तो ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू नीड कि आप कौन सा यूज़ कर रही हैं। इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यह यूज़ करें। मैं इसलिए सबको करवा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस तरह भी हो सकता है। कभी कभी मैटप्लॉटलिब आपके साथ मसला कर रहा है डेटा का, तो आपने सीबॉन यूज़ कर लिया इस तरह। तो अभी हम एक दूसरा डेटा सेट है वो यूज़ कर लेते हैं, वो भी मैंने दिया हुआ है आप लोगों को वैसे। तो ये डेटा सेट था, आई थिंक इसका नाम था, मैं एक मिनट देख लूँ, कार्स 93 के नाम से है, कार्स 93.txt के नाम से ये टेक्स्ट फाइल है। तो इसको हम रीड करके देख लेते हैं। ये बेसिकली कॉमा सेपरेटेड टेक्स्ट फाइल है, तो इसने रीड कर लिया है बहुत जल्दी। तो ये हमारा लास्ट डेटा फ्रेम है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो इसके एक दो हम प्लॉट्स बनाते हैं, उसके बाद हम दी एंड करेंगे सेशन को। बाकी जिसको अगर कोई वो है, कोई सवाल है या इस तरह, तो वो फिर बाद में मुझसे पूछ सकता है। तो इसका हम एक स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। तो प्लॉट डॉट फिगर, ये हमारा लास्ट प्लॉट है वैसे, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। टेन बाय 10 का मैं एक प्लॉट बना लेता हूँ, और प्लॉट में बनाता हूँ सीबॉन के थ्रू, लेकिन मैं उसको मैच करूँगा विद मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब बेसिकली सीबॉन के जो प्लॉट्स होते हैं ना उनको भी अपने उसमें ले लेता है, PLT के अंदर ना, प्लॉट के अंदर। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसका एक फंक्शन है सीबॉन का स्कैटर प्लॉट के नाम से। तो इसमें हम डेटा देते हैं, सही है। डेटा में वही सारा पूरा डेटा फ्रेम दे देता हूँ, और हम इसको x बताते हैं कि x क्या है। फॉर सपोज मैं x बता देता हूँ, इसमें क्या बताऊँ, इंजन साइज बता देता हूँ।
और y पे दे देते हैं हम y इज इक्वल टू हॉर्स पावर। अब इंजन का आपको पता है कि इंजन साइज ना डिपेंड कर रही होती है हॉर्स पावर के ऊपर ना। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कैसे बनता है प्लॉट। हाँ तो भाई ये प्लॉट बन गया आपका ना, इंजन साइज और हॉर्स पावर। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि ये जो डॉट्स हैं इनकी साइज डिपेंड करे सिलेंडर्स के ऊपर, कि जितने सिलेंडर्स ज़्यादा हैं उतने ये बड़े होने चाहिए, अगर सिलेंडर्स कम है उसमें तो ये डॉट छोटा होना चाहिए। तो इसमें से डेटा का थोड़ा ना वो आइडिया हो जाता है। तो इसमें मैं एक होता है साइज़ के नाम से ना पैरामीटर, तो उसमें बताता हूँ नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स। ये इस डेटा सेट में है, आप इसको मैंने इसको पहले पढ़ा हुआ है तो मुझे याद है इसके कॉलम्स। आप इसको देख लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ पे जो डेटा है ये जो डॉट है ये बड़े बड़े बने हुए हैं और यहाँ ऊपर जो डॉट्स हैं ये छोटे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स कम होंगे। इसने बता भी दिया है कि जो सबसे बड़ा डॉट है उसमें नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स 4 हैं, जो उससे छोटा है उसमें 6 हैं। तो ये उसने डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है डेटा का कि कहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा डेटा लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेंडर्स। तो इस तरह का काम भी हो सकता है कि आप इन दोनों को मर्ज कर लें, मैटप्लॉटलिब को और इसके सीबॉन को। इसी तरह आप डायरेक्ट जो है वो डेटा फ्रेम से भी बना सकते हैं। df डॉट प्लॉट के नाम से उसका फंक्शन होता है या df डॉट स्केटर के नाम से होता है, ठीक है। वो पांडास के फंक्शन है, वो भी मैंने एक दो आपको दिखा दिए थे। आप बाकी आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना अपने तरफ से तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ ये हमारा लास्ट प्लॉट था। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आपसे फीडबैक लेंगे और फिर एंड करेंगे। जी बोलें भाई, जिसने भी हाथ खड़ा किया हुआ है बता दें माइक ओपन करके। सर जो सिलेंडर है इसका डिफरेंट कलर नहीं होता हो सकता है, लाइक जो बड़े सिलेंडर है उसका डिफरेंट कलर हो या छोटे सिलेंडर है उसका डिफरेंट कलर हो? नहीं, ये साइज़ के लिए होता है बेसिकली, कलर्स के लिए नहीं होता। उसके लिए ह्यू है आपके ना, अगर आप यहाँ पे ह्यू दे दें जो मैंने आपको पहले बताया, तो वो फिर ह्यू जो है ना वो डिफरेंट कलर्स लेके आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। जहाँ पे 4 सिलेंडर्स हैं वहाँ पे ब्लू आ गए, जहाँ पे 6 हैं वहाँ ऑरेंज आ गए। इस तरह साइज़ ये होता है कि आपको एक वो आइडिया दे देता है कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। ये मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी, आप जो यूज़ कर लो। ये डेटा को डिफरेंशिएट करने के 2 अलग-अलग वेज हैं, एक साइज़ के थ्रू है, एक कलर के थ्रू है। उसके लिए ह्यू आपका वो है ना, ह्यू की कमांड और ह्यू का पैरामीटर, ओके सॉरी। सर। और भाई किसी को कोई सवाल? 18CS42 जी। तो अभी मैं ग्रुप में एक फीडबैक फॉर्म भेज रहा हूँ। सर जी सर ये जो आप लेके रहते हैं डेटा इज इक्वल टू df, सर ये डेटा कहाँ से आ रहा था? ये ऊपर जो हमने फाइल इंपोर्ट की थी? नहीं, डेटा तो उसका नाम है ना पैरामीटर वेरिएबल का। का? जी, अच्छा पैरामीटर का, ठीक है। इसमें आपके वो होते हैं ना क्या बोलते हैं, नेम्ड पैरामीटर, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जी जी तो वो डेटा पैरामीटर का नेम है। आप ठीक। डेटा के नाम से जो डेटा फ्रेम भी बना सकते हो, तो वो डेटा इज इक्वल टू डेटा हो जाएगा। ओके सर। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? अच्छा, तो ये मैंने एक फीडबैक फॉर्म भेजा हुआ है, आप ये फिल कर दें कि सेशन कैसा था, आपने क्या कुछ लर्न किया नहीं किया, तो फिर हम इसको एंड करते हैं। अच्छा, एक सेकंड जो है अपना, अगर वेब कैम ओपन कर लें तो हम एक ग्रुप फ़ोटो बना देंगे।
जो जो ऑन कर सकता है वो अपना वेब कैम ओपन कर ले। जो ऑर्गेनाइजर है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और थोड़ा फीडबैक भी दे दें कि जो है कैसा था सेशन, माइक ओपन करके कुछ लर्न किया या नहीं। सर सेशन अच्छा था, हमने न्यू थिंग्स लर्न की, सीखी बहुत सारी चीजें न्यू। और सर पहले आप अगर थ्योरी थोड़ी बताते तो ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। जी मैंने ट्राई किया है बताने का, बाकी आप थोड़ा खुद गूगल कर लीजिएगा प्लॉट्स वगैरह के लिए ना, कि कैसे बनाते हैं या लाइब्रेरी के फंक्शन कौन से हैं, तो ज़्यादातर आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सेशन का मकसद आपको एक किस्म का जो है ना वो आइडिया देना था कि ये फील्ड भी है और आप यहाँ पे आ जाएं और काम करें ना, बाकी आपने खुद करना पड़ेगा। आगे हम बाद में भी रखेंगे जब बहुत सारे लोग फेमिलियर हो जाएंगे इन चीज़ों से और आप अपना थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि भाई हमने ये चीज़ें सीखी हैं, ग्रुप में भी शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो फिर बाद में भी हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और अगेन सेशन रखेंगे। शायद वो डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ हो और उसमें ज़्यादा प्लॉट्स पे को एक्सप्लोर करें और जो है ज़्यादा इस पर डिस्कशन करें, या कोई आगे चल के कोई और काम भी कर सकते हैं। सर ये जो आपने ग्रुप में फॉर्म भेजा ये अभी फिल करना है? जी अभी फिल करें, ये फीडबैक फॉर्म है सेशन के लिए कि सेशन कैसा था। ओके सर, थैंक यू। बाकी हम जो है वो ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे और आपको उसका लिंक भी फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में, बाद में भी देख लीजिएगा। तो ऑर्गेनाइज़र प्लीज़ मीटिंग को ख़त्म कर दें भले, फीडबैक फॉर्म सारे फिल कर देंगे। मीटिंग लीव कर दें सारे भले, और फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिएगा प्लीज़। हेलो सर।